नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोयल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज पुणे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 12 हिंदी का रानी पढ़ने जा रहे हैं। रानी नाम सुनकर ही आपको थोड़ी चमक आ जाएगी। रानी, ये किसका नाम होगा? रानी। इस पाठ के लेखक है महादेवी वर्मा। यहाँ पर रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। रानी यहाँ पर एक घोड़े का नाम है, बराबर है। आप दूसरा मत सोचना कि रानी किसका नाम होगा। यहाँ पर वो राजा की रानी भी नहीं है और किसी के ख्वाबों की भी रानी नहीं है। ये लेखक के घर आई हुई रानी नामक एक घोड़ी की कहानी है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है कि वह नेवला और कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ये पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। महादेवी वर्मा एक स्त्री है, बराबर, लेखिका है, सॉरी, शी इज अ राइटर, नॉट ही इज अ राइटर, ओके, लेखिका है। तो यहाँ पर रोजी और निक्की जो नाम बताया है, तो रोजी है वो है कौन है? निक्की मतलब नेवला और रोजी मतलब कुत्तिया। नेवला भी था और कुत्ती भी थी। वो तीनों दिन दोनों रानी के साथ आए थे। अब आगे पढ़ते हैं लेसन के बारे में। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज के बच्चे को छोटे टट्टू या सफ़ेद गधों, जिसका जाति के संबंध में ने रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया। रामा उनका नौकर था। ज्ञानवर्धन किया मतलब ज्ञान बढ़ा रहा था, जानकारी दी थी, पर घूमते दिखते थे। रामा की कहानियों में राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। महादेवी वर्मा इंदौर में बहुत ही बड़े पैसेदार जागीरदार की लड़की थी। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इनके अतिरिक्त अंग्रेज, जब ये उन्होंने लिखा तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो वो उन्होंने देखा कि अंग्रेज के छोटे बच्चे टट्टू और सफ़ेद गधों के ऊपर बैठते थे। सफ़ेद गधों पर गधे आखिर में सफ़ेद ही होते। तो रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था गधे की जाति के बारे में, कि रामा ने कहा था कि कहानियों के जब राजा किसी को दंड देते थे तो गधे के ऊपर बिठाकर देते थे। तो महादेवी वर्मा सोच रही थी कि इन लोगों को क्या है कि यही सजा मिली होगी कि अंग्रेजों को, कि गधे पर बैठकर भारत में घूमो, क्योंकि गधे इंग्लैंड में तो पाए नहीं जाते, कि तो उसको सज़ा मिली है, और लेकिन ये सज़ा का यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास एक छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन हम तीनों ने मतलब कि अपने बाबूजी को स्मृति पत्र दिया, मौखिक स्मृति पत्र, मतलब मुंह से किया कि हमें भी एक घोड़ा रखना चाहिए। दूसरे के बच्चे घोड़े पर घूमते हैं तो एक बार घोड़ा हमारे पास भी होना चाहिए, भले छोटा तो छोटा ही, लेकिन होना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? बाबूजी ने थोड़ी मजाक की। पिताजी ने कहा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुमको के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में तो दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। तीनों दिन आपस में मशवरा करने लगे सफ़ेद टट्टू का, लेकिन महादेवी वर्मा बोलती है कि मैंने कह दिया कि सफ़ेद टट्टू को तो गधा कहते हैं और इन पर जो इसको सजा मिलती है वो बैठते हैं, हमें तो मज़ा लेना है, सजा नहीं लेनी है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्थ स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़ा बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने की आदि देखरेख के लिए एक छुट्टर नाम का साइज रखा गया। कुछ दिनों बाद लेखिका कहती है कि मेरे घर के पीछे जो बरामदा है वहाँ पर एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आ गया, और उसके लिए वो बरामदा घोड़े के लिए नहीं था, लेकिन अब जो चॉकलेटी रंग का जो टट्टू आया था उसके लिए था, और उसके लिए पीछे एक दरवाज़ा भी रखा गया था, और उसकी देखभाल करनी एक छुट्टर नाम का एक साइज मतलब एक नौकर भी वहाँ पर रखा गया था। अब तो मैं इस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह तो डांटने फटकाने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकती, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से ये सुनकर भी कि वह एक टट्टू हमारी सवारी के लिए आए, हम सब 4-5 दिन उस
से रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा ने उसका नाम पूछते हुआ कि इसका नाम ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को वहाँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उससे प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर यहाँ वहाँ की कहानी की रानी की तरह निकल गई। यह कल्पना करते कि हमारी सारी ईर्षा और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम और उसे अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। धीरे धीरे महादेव में कहते कि धीरे धीरे हम रानी के साथ जो टट्टू आया था उसके साथ खुलने मिलने लगे। पहले 4-5 दिन तो कुछ अच्छा बर्ताव उसने हमारे साथ नहीं किया, हमने उसके साथ नहीं किया क्योंकि वो टट्टू था। फिर हमने उसका नाम पूछा तो हमारा नौकर रामू था, उसने कहा कि इसे लोग ताज रानी कहते थे। तो ताज और रानी, ताज तो हमने ताजमहल का नाम सुना था और रामा और माँ की कहानियों में हमने रानी का नाम सुना था, बराबर है। तो धीरे धीरे ईर्षा और जो था वो प्रेम में बदलता गया वो टट्टू के प्रति। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक की उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेट चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयास का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओरों की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह तो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडोल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृतिपट पर रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी दृश्य स्याही से लिखे अक्सर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगे। ये पैराग्राफ में पूरा जो उसके घर पर टट्टू आया था उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके रूप और रंग का यहाँ पर लेखिका ने लिखा है कि वो देखने में कैसा था। हम बार बार सोचते कि वह कुछ और छोटी क्यों नहीं हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। लेखिका सोचती कि वो और छोटी क्यों नहीं हुई, अगर वो छोटी होती थोड़ी सी साइज में तो रोजी और निक्की के साथ हम उसे भी अपने कमरे में रख लेते। और उन लोगों ने उसका नाम रानी रख दिया। रानी को ऊपर कमरे में लाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना वह बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल मतलब घोड़े बांधने की जगह, जो बरामदा था वो कई किस में बदल गया, अस्तबल में बदल गया। और लेखिका कहती है कि अब हमारा कार्यालय ही वह बन गया, पूरे दिन वहाँ पर ही वो रहते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बना था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे, उन्हीं में हमारा स्वेच्छाएं विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। बरामदा मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर हम अपनी पुरानी चीज़ें जो घर में बहुत सारी नॉन यूज़ होती है, जिसका हमें कभी कभार उपयोग करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें होती है वो हम बरामदे में रख देते हैं। लेखिका ने भी कहा कि बरामदे में अस्तबल तो नहीं था लेकिन वो बरामदा था और वहाँ पर एक अलमारी थी जो हमारे विस्थापित और शरणार्थी खिलौने थे, मतलब कि जो टूटे फूटे खिलौने थे वो वहाँ पर रहते थे। अब आगे कहते हैं कि रानी की गर्दन में झुल झुल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े दिनों में हमने उसे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। यह कहते हैं कि रानी के गर्दन में छोटे बच्चे से एक हाथ और 2 पैर लगा कर ऐसे झूलते थे और उसके कान और अयाल मतलब जो उसके बाल थे, घोड़ी के ऊपर जो बाल थे उसके ऊपर वो फूल खोसते थे। फिर उसको हमने बिस्कुट मिठाई खिला कर थोड़े दिनों में एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। और लेखिका कहती कि जब रानी हमको नहीं देखती थी तो वो पैर पटक कर हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मैं और मेरी बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। हम 3, लेखिका ने कहा था हम 3 मतलब 2 बहनें और एक भाई। अब वो लेखिका कहती कि अब हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ है। मेरी और मेरी बहन के सामान्य छोटी सी सुंदर जीन खरीदी गई। जीन मतलब एक रजाई जैसा खरीदी गई और छोटे भाई और भाई के लिए एक चमड़े की घेरे वाली ऐसी जीन बनेगी, मतलब भाई के लिए चमड़े की ताकि उसके ऊपर बैठे और संतुलन भी इधर उधर हो जाए तो भी गिरने का भय नहीं, ऐसी जीन बनाई गई। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। बाहर का चबूतरा था, वहाँ पर से ऊंचाई थी थोड़ी, तो वहाँ से बारी बारी सब लोग रानी पर क्या होते थे,
आरूढ़ होते थे, मतलब बैठते थे और सवारी करते थे और छुट्टन भी साथ में दौड़ता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया था। सुबह भाई और बहन घूमते थे और स्कूल से आने के बाद या शाम के संध्या के समय ये काम मेरा था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल करता था, स्टूल के सहारे उसके पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न था। लेखिका कहती है इसलिए भी हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट होती थी, कुछ नया करना चाहती थी। अस्तबल में वो रानी की गर्दन पर झूमकर और स्टूल के सहारे पर वो पीठ पर चढ़कर, लेखिका कहती कि मुझे संतोष नहीं मिलता था, उसे कुछ और करना था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब लोग सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसके नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अंत में एक दिन स्कूल में छुट्टी थी, दोपहर को सब सो गए थे, तो लेखिका और उनके भाई और बहन ने रानी को अपने अस्तबल से निकाला और उसके नंगी पीठ पर, मतलब कि जो जीन खरीदी बनाई गई थी उनके लिए सवारी करने के लिए, वो नहीं रखा और ऐसे बैठ गए। और जो हमारी अधूरी परीक्षा थी, अधूरी शिक्षा थी, उसकी वो क्या करने लगे, पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारे अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती है। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था, रोजी इच्छानुसार उसके गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उनकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। निक्की थी, मतलब नेवला था, निक्की नाम का नेवला, वो उसकी पूंछ पर झूलने लगता था और जो रोजी थी उसकी गर्दन पर चढ़ती थी और नीचे कूदती थी। और वो दो भाई बहन, लेखिका उसकी बहन और उसका भाई, उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे जैसा मानो मयूर सिंहासन पर बैठे हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसके नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने को वह दुल की चाल से इधर उधर घूमकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ से पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे भागने लगी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उससे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। लेखिका कहती कि रानी हमारी शक्ति और दुर्बलता जानती थी कि उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट रानी सबके जानती थी। उसके नंगी पीठ पर हम याल पकड़ कर भी बैठ जाते थे, बालों का गुच्छा, तो भी वो दुल की चाल से, मतलब धीरे धीरे चाल से हमको घुमाकर संतोष कर देती थी। परंतु एक बार के लेखिका कहती कि मैं बैठ गई उसकी नंगी पीठ पर और मेरे भाई ने पीछे से एक संटी लगा दी उसके पैर पर, मतलब एक छोटी सी लकड़ी से उसके पैर में मारा। तो चोट लगने से कारण क्या हुआ कि रानी का स्वाभिमान गया या उसको कुछ दुखद स्मृति सामने आ गई, वो भागने लगी मानो आज पूरी प्रकृति उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन वो किसी की पकड़ में न आए, इतनी जोर से वो भागी। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी हो गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। कुछ देर कहती है लेखिका कि कुछ देर मैंने अपने आप को संभाला उड़न खटोले पर, मतलब रानी ऐसे दौड़ती थी कि मतलब वो उसकी पीठ पर लेखिका बैठे बैठे ऐसे उड़ रही मानो ऐसा। गिरना तो पक्का था, गिरना तो पक्का था। और थोड़ी देर में मैं गिर गई और जैसे ही मैं गिरी वैसे ही रानी अतीत से वर्तमान में लौट आई, वैसे ही वो रुक गई भागने से और अब पश्चाताप करने लगी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास आने पर भी ऐसी करुणा पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। साथियों की चीख दौड़ से सब आ गए। मुझे कुछ दिन लेखिका कहती कि मुझे चोट आई, मुझे कुछ दिन बिछाने पर भी लेटना पड़ा, मतलब आराम करना पड़ा। जब मैं स्वस्थ हुई और रानी के पास आई तो करुणा पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखने लगी और उनकी आंखों में आंसू भी, उनकी हिनाना देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। भाई का जन्मदिन था तो मेरी लेखिका कहती कि हमारी नानी ने उसको सोने के कड़े भेजे और अब रानी के साथ उसका इतना घुलमिल हो गया था। लेखिका कहती कि हम जब कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनते थे तो उसको रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर कानों में वलय की तरह पहना आया। लेखिका कहती थी कि मेरा भाई भी वो जो शेरमुँह वाले छोटे छोटे कड़े थे वो पहना कर दिखाने गया, लेकिन उसको क्या सूझी, उसने दोनों कड़े निकाल के और जो रानी के जो खड़े कान थे उसमें पहना दिए। फिर अब
फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई ने कड़े रही हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। लेखिका के भाई ने कड़े तो कान में पहना दिए, फिर वो किसमें हो गए, खेलने में मशगूल हो गए। जब रात का समय हुआ तो माँ ने भाई के हाथ में कड़े नहीं देखे तो पूछताछ की और खोज आरंभ हुई, लेकिन कहीं कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिना न दे रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी को हटाने का आदेश किया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कांटे गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थापना पा गई। रानी के कड़े पे ना तो किसी ने क्या कि रानी को कड़े निकाल कर कहीं पर जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिए थे। रानी वो खुरों से खोदती थी और हिनाती थी। कान को खुरों से खोदती और हिना दे रही। अंत में किसी का ध्यान नहीं गया, बाबूजी का ध्यान गया। लेखिका कहती है पिताजी का ध्यान दिया तो उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। तो कुछ गहरा खड्डा खोदकर उनमें से दोनों कड़े निकाल लिए। दंड तो किसी को नहीं मिला। लेखिका कहती है रानी है सारे घर में, उसने उसका स्थान सबके घर के सभी सदस्यों में उसका स्थान हृदय में बस गया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था हम कहकर हमने रामा का इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। एक विचित्र घटना कहते हैं लेखिका, एक दिन सुबह जब उठे और रानी के पास गए तो वहाँ एक छोटा सा घोड़ा था। तो हमने रामा को पूछ कर उसका सिर खा लिया कि ये कहाँ था। तो रामा ने आखिर में कहा कि ये रानी के पेट में था, दाना पानी खाकर वहाँ पर ही पड़ा था। तो भाई ने पूछा कि ऐसे और भी है, तो रामा ने स्वीकृति में खाली सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धंधा नहीं करता और हमको पीठ पर बैठकर दौड़ने वाले रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटा रहता। लेखिका उस समय जब छोटी थी तब वो अनजान थी कि जो बच्चा है वो रानी नाम की जो घोड़ी है उसका, और बच्चा होता है वो माँ के पेट में ही पलता है। लेकिन उसको वो छोटे घोड़े पर वो क्रोधित होते थे। भाई ने कहा रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे सास ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा जान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। माँ की महीन सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुझाव रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तो हमने न अपना क्रोध पर हुआ न पछतावा। एक दिन लेखिका का भाई कहता है कि वो दोपहर में सब सो गए थे तो चाकू लाए और कहा कि चलो रानी का पेट चीर कर और एक बच्चा निकाल ले। लेकिन तभी मेरे मन में लेखिका थी कि एक सवाल आया कि रानी का आखिर हम रानी के पेट को सिएंगे कैसे, कि माँ की जो सुई है कपड़े सीने की वो तो सी नहीं पाएगी, और जो बड़ा सा सुइया है वो तो रामा के कमरे में रहता है, वहाँ पर हमारे जाने की पहुँच नहीं है। लेकिन लेखिका कहती है कि बाद में वो प्रोग्राम में टाल दिया, और जब वो छोटे घोड़े का बच्चा था वो बड़ा हुआ और थोड़ा दौड़ने लगा तो हमारा क्रोध है वो उसकी तरफ स्नेह में बदल गया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन में सिखाई गया है कि अगर हमें पशु पक्षियों के साथ अच्छा लगाव रखना चाहिए, उनके साथ भी हमें एक आत्मीयतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए।